तो देखो, आज हम लोग चालू करेंगे कैपिटल गेन का पार्ट 2। ठीक है, तो हम लोग 102 नंबर पेज तक कर लिए थे ऑलरेडी पार्ट 1 में। अभी पार्ट 2 में 102 नंबर पेज का 3.3 नंबर पॉइंट से चालू करेंगे। यहाँ पे बोल रहा है डिफरेंस बिटवीन कैपिटल गेन एंड कैपिटल रिसीव। कैपिटल गेन और कैपिटल रिसीव में अंतर क्या है बताओ। देखो, डेफिनेशन से पता चलेगा कि कैपिटल गेन और कैपिटल रिसीव में अंतर क्या है। बोल रहा है any gain arising from the transfer of capital asset is treated as capital gain। मतलब कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करके जो गेन आएगा उसको हम लोग कैपिटल गेन बोलेंगे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 45(1) those are capital asset are mentioned in इनकम टैक्स एक्ट अंडर सेक्शन 214। तो मतलब 214 में अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 में जो कैपिटल एसेट का डेफिनेशन दिया हुआ है उसके संग मैच कर जाएगा, तो हम लोग उसको कैपिटल एसेट बोलेंगे। और कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करके जो गेन आएगा उसको हम लोग कैपिटल गेन बोलेंगे। अच्छा, कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करना है, कैपिटल एसेट को बेचना नहीं है। ट्रांसफर के अंदर बेच माने सेल है, लेकिन हम लोग कैपिटल गेन जब चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग नहीं बोलेंगे कि कैपिटल एसेट को सेल करके तुम्हें जो प्रॉफिट हुआ ये वो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में आएगा। कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करके जो गेन आएगा वो कैपिटल गेन चैप्टर में आएगा। ठीक है, ऐसे बोलना है। नेक्स्ट बोल रहा है कैपिटल रिसिप्ट क्या है। बोल रहा है एनी रिसिप्ट अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ एन इंडिविजुअल और मूवेबल प्रॉपर्टी दैट रिसिप्ट इज नोन एज कैपिटल रिसिप्ट। मतलब बोल रहा है एनी रिसिप्ट अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ एन इंडिविजुअल और मूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करके, कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करके जो जो रिसिप्ट करोगे, जो पैसा आएगा उसी को हम लोग कैपिटल रिसिप्ट बोलेंगे। हो सकता है कि जो यहाँ पे जो बोला जा रहा है कि मूवेबल प्रॉपर्टी, शायद मूवेबल सब मूवेबल प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट नहीं है। सब मूवेबल प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट नहीं है। सब मूवेबल प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट नहीं है, ठीक है ना, ये याद रखना है हमें। नेक्स्ट बोल रहा है टैक्सेबिलिटी। बोल रहा है कैपिटल गेन में टैक्स ऑन कैपिटल गेन चार्ज अंडर द हेड कैपिटल गेन। मतलब कैपिटल गेन का जो टैक्स है वो कैपिटल गेन चैप्टर के अंडर में आता है। मतलब कैपिटल गेन जो है, कैपिटल गेन जो तुम्हारा हुआ है उसके ऊपर जो टैक्स दोगे वो कौन से हेड के अंदर में आएगा, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन इस हेड के अंदर आएगा। लेकिन कैपिटल रिसिप्ट के अंदर इस तरीके का कोई टैक्सेबिलिटी कॉन्सेप्ट नहीं है। मतलब नो टैक्स चार्ज ऑन कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट करोगे तो कोई टैक्स नहीं देना है, ठीक है ना। और क्योंकि कोई टैक्स नहीं देना है तो कोई हिट के अंदर आता भी नहीं है। तो कैपिटल गेन में कैपिटल एसेट बेच के, कैपिटल एसेट ट्रांसफर करके जो गेन आता है वो कैपिटल गेन, और मूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करके, मूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करके जो रिसिप्ट होता है वो कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल गेन में हम लोगों को टैक्स देना पड़ता है, कैपिटल रिसिप्ट में टैक्स नहीं देना पड़ता है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन क्या बोल रहा है, देखो कैपिटल गेन को हम लोग दो हिस्सों में बांटेंगे। एक तो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, दूसरा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या बोल रहा है, देखो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 242B, हाँ सेक्शन 2 सबसेक्शन 42B ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, एनी कैपिटल गेन अराइज फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट इज टर्म्ड एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। बोल रहा है शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करके जो भी प्रॉफिट आएगा, सॉरी गेन आएगा, उसको हम लोग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोलेंगे। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। सर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैसे होता है, वो डिपेंड करता है पोहा के ऊपर, मतलब पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ द एसेट। कभी कभार हम लोग देखे पिछले क्लास में हम लोग बताए थे कि 36 महीने से ऊपर रखोगे तो तुम्हारा लॉन्ग टर्म, 36 महीने से कम रखोगे शॉर्ट टर्म, या फिर शेयर डिवेंचर ये सब के क्षेत्र में हो गया तुम्हारा 12 महीने से ऊपर रखोगे शॉर्ट टर्म, 12 महीने से नीचे रखोगे लॉन्ग टर्म। लेकिन अनलिस्टेड शेयर डिवेंचर के केस में हम लोग बोले थे कि 24 महीने से ऊपर रखोगे तो लॉन्ग टर्म, 24 महीने से कम रखोगे तो शॉर्ट टर्म, ठीक है ना। तो वही बोल रहा है शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट को बेच के, सॉरी ट्रांसफर करके जो गेन आएगा उसको हम लोग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोलेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कंप्यूटेशन का एक तरीका है। देखो तरीका क्या बोल रहा है स्टेप नंबर 1 फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन इसको हम लोग बोलेंगे FOV। हाँ FOV बोलेंगे क्या, FVO बोलेंगे, हाँ FVC बोलेंगे, हाँ हाँ
हाँ फुल वैल्यू कंसिडरेशन FVC, ठीक है चलो वही बोलेंगे FVC। अच्छा FVC बोलेंगे फुल वैल्यू कंसिडरेशन, वहां से हम लोग डिडक्ट कर लेंगे सर एक्सपेंडिचर इनकर्ड होली एंड एक्सक्लूसिवली इन द कनेक्शन विथ सच ट्रांसफर। मतलब ये ऐसा ट्रांसफर करने के लिए, मतलब कोई मान लो कि तुम कैपिटल एसेट ट्रांसफर कर रहे हो, लेट्स सपोज कि तुम एक अपना बिल्डिंग ट्रांसफर कर रहे हो, बिल्डिंग ट्रांसफर कर रहे हो मतलब बिल्डिंग को सेल कर रहे हो, ठीक है ना, ट्रांसफर के अंदर सेल आता है। तो हम लोग जो बोल रहे थे, मान लो कि एक बिल्डिंग तुम सेल कर रहे हो और सेल करने के लिए तुम्हें ब्रोकरेज देना पड़ रहा है या कमीशन देना पड़ रहा है, तो वो क्या है, एक्सपेंसेस इनकर्ड होली एंड एक्सक्लूसिवली इन कनेक्शन विद द ट्रांसफर। ट्रांसफर करने के लिए तुम्हें जो एक्सपेंसेस करना पड़ रहा है, इसको हम लोग EOT बोल सकते हैं, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर। अच्छा उसके बाद बोल रहा है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट। शॉर्ट टर्म में याद रखना कितने में खरीदे थे, कितने में खरीदे थे ये इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इसको हम लोग बोलेंगे कोआ, COA कोआ, ठीक है। और उसके बाद कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इसको हम लोग बोलेंगे कोई, COI कोई, ठीक है, माइनस कर लेंगे। उसके बाद एक डिडक्शन है, कुछ डिडक्शन है जैसे कि अब क्या बताए 54B 54D 54G। हाँ इसको हम लोग अगर बोले खराब मत लेना, बीड़ी जलाइले। हाँ तो देखो बी फॉर B D और G, बीड़ी जलाइले, बीड़ी जलाइले, तो D और जलाइले का G, ठीक है ना, ऐसे समझ लेना, ठीक है ना, और गलत तरीके से मत समझना। तो चलो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का कैलकुलेशन कैसे होगा, FVC फुल वैल्यू कंसिडरेशन, वहां से माइनस करेंगे EOT एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, उसके बाद माइनस करेंगे कोआ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, उसके बाद माइनस करेंगे कोई कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। माइनस होने के बाद अच्छा कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का मतलब क्या हो गया, जो भी एसेट तुम बेच रहे हो उस एसेट में कुछ इंप्रूवमेंट किए हो क्या, मतलब जिस टाइम में तुम खरीदे थे और जिस टाइम में तुम बेच रहे हो बीच में कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है क्या। मान लो कि तुम एक मंजिला घर खरीदे थे, जमीन समेत एक मंजिला घर खरीदे थे, একতলা বাড়ি কিনেছিলে, ঠিক আছে, তুমি কিনেছিলে 2000 সালে আর এখন 2025 এসে তুমি বিক্রি করছো, 2025 में आगे तुम बेच रहे हो, बीच में 2010 में तुम 2 तला बना लिए, ये 2 तला बनाने के लिए जो खर्चा हुआ ये कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट हुआ। 2015 में तुम 3 तला बना लिए, तो 3 तला बनाने के लिए जो खर्चा हुआ कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट हो गया, ठीक है ना। 2020 में तुम 4 तला बना लिए, वो भी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट हो गया, और उसके बाद 2025 में आके पूरा बेच दिया, खत्म बात, ठीक है ना। तो ये आ गया। अब देखो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट होगा, बोल रहा है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को बेच के मतलब ट्रांसफर करके जो गेन होता है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उसको हम लोग बोलते हैं। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कंप्यूटेशन का तरीका क्या है, वही FVC है, फुल वैल्यू कंसिडरेशन तो है ही है, उसके बाद EOT मतलब एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर तो है ही है, उसके बाद याद रखना आईकोआ और आईकोई है। आईकोआ मतलब इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और आईकोई मतलब इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। मतलब यहाँ पे इंडेक्स इंपॉर्टेंट है सर। इंडेक्स का मतलब क्या है सर, 2000 में हम लोग खरीदे थे, 2000 साल में ये घर खरीदे थे, 2025 में बेच रहे हैं, अगर ऐसा ही सिचुएशन है तो ये लॉन्ग टर्म हो गया। शॉर्ट टर्म का मतलब क्या, 3 साल, 3 साल के अंदर अंदर कितना ही दाम बढ़ता है, लेकिन जब लॉन्ग टर्म हो जाता है 3 साल से ज्यादा समय, मतलब 5 साल 10 साल 20 साल 50 साल, तब 10 साल में 20 साल में वैल्यू कहां से कहां पहुंच जाता है, कहां से कहां पहुंच जाता है। मान लो ना 20 साल पहले जो जमीन का दाम 1 लाख रुपया कट्ठा होता था, अभी 20 साल बाद वो जमीन का दाम कम से कम 20 से 25 लाख रुपया कट्ठा होगा। एक कट्ठा का दाम 20 से 25 लाख हो जाएगा, ठीक है ना। तो दाम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो सरकार बोल रहा है कि तुम अगर 2025 में तुम बेच रहे हो चीज को, 2025 में तुम अगर माने वो बिल्डिंग और लैंड अगर बेच रहे हो, तो मान लो लैंड एंड बिल्डिंग का टोटल वैल्यू कितना है, 50 लाख, 50 लाख में तुम बेचे हो, ठीक है। एक्सपेंसेस मान लो कुछ भी नहीं है, ठीक है, एक्सपेंसेस कुछ नहीं हुआ, डायरेक्ट परचेजर तुम्हारे पास आ गया। अब लेकिन जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, मतलब सरकार बोला कितने में खरीदे थे, तुम बोलोगे सर 1 लाख में खरीदे थे, तो सरकार बोलेगा अच्छा 50 लाख में बेच रहे हो, 1 लाख में खरीदे थे, तो मतलब 49 लाख का तुम्हारा फायदा हो गया। अरे तुम बोलोगे अरे रुकिए 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 सरकार जी रुकिए, बात यह है
कि वो 2000 साल था, वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है ना, मतलब वो 2000 साल था, ये 2025 है, ठीक है ना। इसमें ये 25 सालों में दाम बहुत ज्यादा चेंज हो गया। आज के डेट्स में हिसाब कीजिए, आज के डेट में अगर ये घर जमीन अगर हम लोग खरीदते हैं तो क्या 1 लाख में मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। तो आज के डेट में उसका दाम क्या है वो निकालिए, तो उसी को हम लोग बोलेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। जैसे कि एक मिनट, जैसे कि मान लो तुम 2000 साल में जो जमीन खरीदे थे, मान लो जमीन और घर खरीदे थे 1 लाख में, ठीक है, 1 लाख में खरीद लिए, इनटू मान लो 2001-2 में खरीदे थे, तो 1-2 में कॉस्ट ऑफ इंडेक्स COI कॉस्ट ऑफ इंडेक्स कितना था? मान लो 100 रुपया था। कोई भी चीज का दाम अगर 100 रुपया है और वही चीज 2025-26 में आके उसका वैल्यू कितना हो जाता है, या 24-25 में उसका वैल्यू कितना हो जाता है? 364 या 363 ऐसे कुछ था ना, 364 हो जाता है, मतलब 100 का चीज 364 रुपया बन जाता है, हाँ है कि नहीं। तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा वही 1 लाख, उस जमाने का 1 लाख, आज के डेट में उसका वैल्यू क्या है। तो 1 लाख इंटू 364 डिवाइडेड बाई 100, मतलब जिस साल में हम लोग खरीदे थे उस साल का इंडेक्स नीचे, जिस साल में हम लोग बेच रहे हैं उस साल का इंडेक्स नंबर ऊपर, इंटू 1 लाख, मतलब जितने में तुम खरीदे थे। तो गुना करके देख लेना, जो भी अमाउंट आएगा वही हम लोग यहाँ पे बैठाएंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में वही अमाउंट हम लोग बैठा देंगे, ठीक है ना। हाँ, 3,64,000 आएगा। अब देखो बोल रहा है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, वही इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट का मतलब, मान लो कि 5 साल पहले तुम 1 तला घर बनाए हो, मतलब 2 तला किए हो, मान लो 1 तला तो था ही, 2 तला किए हो, 2 तला करने के लिए 2 लाख रुपए का खर्चा हो गया, ठीक है ना, 5 साल पहले। अब 5 साल पहले किए हो 2 लाख रुपया खर्चा, अगर आज के डेट में वो 2 तला बनाते, क्या 2 लाख में बन जाता? नहीं बन जाता। तो आज के डेट में 2 तला बनाने के लिए कितना लगेगा वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो मतलब 2 लाख तो हम लोग का खर्चा है। 5 साल पहले इंडेक्स जो था, इंडेक्स का वैल्यू जो था, उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग नीचे लिखेंगे, 5 साल पहले जो भी वैल्यू था उसको हम लोग नीचे लिखेंगे, और आज के डेट में उसका जो वैल्यू है, आज का जो वैल्यू है उसको हम लोग ऊपर लिखेंगे, ठीक है ना। तो नीचे 5 साल पहले का और ऊपर में आज का वैल्यू गुना करके देख लेंगे कि आज के डेट में वही 2 तला बनाने के लिए खर्चा कितना आ रहा है, हाँ? और उसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, बस उतना ही है। और उसके बाद कुछ डिडक्शन है, 54 BD, हाँ, EGGA, ये सब डिडक्शन माइनस करेंगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेशन आ जाएगा, ठीक है। तो चलो एग्जाम्पल नंबर 3 ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 को ले लेते हैं। देखो एक बार देख लो, बोल रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग एसेट फाइंड आउट द कैपिटल एसेट। अच्छा, कैपिटल एसेट पूछ रहा है, बोल रहा है ए हाउस प्रॉपर्टी यूज फॉर पर्सनल यूज। सर हाउस प्रॉपर्टी हमेशा कैपिटल एसेट होता है, पर्सनल यूज के लिए होता ही नहीं है ना, तुम मर जाओगे तो फिर भी घर रह जाएगा, तो ये कैपिटल एसेट है सर। हाउस होल्ड फर्नीचर, हाउस होल्ड का फर्नीचर कैपिटल एसेट नहीं होता है सर, हाउस होल्ड फर्नीचर कैपिटल एसेट नहीं होता है क्योंकि उसका वैल्यू घट जाता है। स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट नहीं है। कंज्यूमेबल स्टोर शायद कैपिटल एसेट नहीं है सर, क्योंकि वो बिल्डिंग का बिजनेस में यूज होता है। सिक्योरिटी हेल्ड फॉर प्लेजर, अच्छा अपने खुशी के लिए कुछ सिक्योरिटी रखे हो, सब कैपिटल एसेट है सर। ज्वेलरी कैपिटल एसेट है सर। चलो मिला लेते हैं आंसर, दिया हुआ है हाउस प्रॉपर्टी यूज फॉर पर्सनल यूज के लिए कोई हाउस प्रॉपर्टी होता ही नहीं है, तो इसलिए वो कैपिटल एसेट है सर, वो कैपिटल एसेट है सर, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट बोल रहा है फर्नीचर, हाउस होल्ड फर्नीचर, ये कैपिटल एसेट नहीं है, ये भी बोले थे। स्टॉक इन ट्रेड जो है, स्टॉक इन ट्रेड सर कैपिटल एसेट नहीं है सर, क्योंकि वो बिजनेस का है। उसके बाद कंज्यूमेबल स्टोर जो है वो भी कैपिटल एसेट नहीं है, क्योंकि वो बिजनेस का है सर। और उसके बाद सिक्योरिटी हेल्ड फॉर प्लेजर, अपने खुशी के लिए कुछ सिक्योरिटी, मतलब क्या बोल सकते हैं, शेयर है, डिवेंचर है, कुछ रखे हो तो वो कैपिटल एसेट है। और अगर बिजनेस के लिए रखे हो तो वो कैपिटल एसेट नहीं कहा जाएगा। और ज्वेलरी हमेशा सर कैपिटल एसेट होता है, ठीक है ना, समझ में आ गया। चलो एग्जाम्पल नंबर 4 में आ जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या बोल रहा है, देखो वही 4, 5 तो बहुत सारा बोल रहा है कि कौन सा कैपिटल एसेट है, कौन सा कैपिटल एसेट नहीं है।
देखो कार हेल्ड फॉर पर्सनल यूज के लिए कार मैंने लिए हो तो कैपिटल एसेट नहीं है, बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो तो कैपिटल एसेट होता है सर। स्टैम्प कलेक्टेड फॉर हॉबी, हॉबी के लिए तुम स्टैम्प कलेक्टेड किए हो सर। स्टैम्प जो है ना सर, स्टैम्प जो है ना पर्सनल इफेक्ट के अंदर नहीं आता है। स्टैम्प पहन के घूमते हो कोई, उर्फी यादव थोड़ी है, उर्फी यादव था ना, वो अलग तरीके का कपड़ा वपड़ा पहन के घूमता है उर्फी यादव। हाँ उर्फी यादव थोड़ी है हम लोग कि स्टैम्प लगा के घूमेंगे, स्टैम्प का कपड़ा बनाएंगे, नहीं है ना। तो स्टैम्प पर्सनल यूज के अंदर नहीं आता है, तो कैपिटल एसेट है सर। और उसके बाद सुनो, स्टैम्प जो है उसका वैल्यू भी चेंज होता है कि नहीं। स्टैम्प का वैल्यू सर चेंज हो जाता है, पुराना सिक्के का वैल्यू चेंज हो जाता है। जब वो एंटिक बन जाता है, 1 रुपये का चीज 1 रुपये में नहीं लाख रुपए में बिकता है। एंटिक बनने दो उसको, दाम बढ़ जाएगा, ठीक है ना, तो स्टैम्प का वैल्यू बढ़ जाता है सर। नेक्स्ट सिल्वर यूटेंसिल, सर सिल्वर यूटेंसिल जो है ना, इसमें थोड़ा सा मैंने कंट्रोवर्सी है। सिल्वर यूटेंसिल्स हेल्प फॉर डेली यूज, डेली यूज के लिए अगर तुम्हारा सिल्वर यूटेंसिल्स है तो वो कैपिटल एसेट एक्चुअली में नहीं है, एक्चुअली में वो है ही नहीं कैपिटल एसेट। लेकिन एक परमिसेबल लिमिट तक वो कैपिटल एसेट नहीं है, परमिसेबल लिमिट के ऊपर चला गया तो वो कैपिटल एसेट होता है सर। इतना डिटेल में शायद यहाँ पे क्लास 12 के हिसाब से नहीं दिया रहता है या नहीं दिया है। तो कैपिटल एसेट क्यों है और क्यों नहीं है पहले समझ लेते हैं कि क्योंकि हम लोग जो इंडियंस है, क्या होता था पहले के जमाने में, जब राजा महाराजा का जमाना था उस समय में चांदी के बर्तन में खाना परोसा जाता था। रूपोर वासने खाবার দাবার দেওয়া হতো, তাই না। तो वहां से ही परंपरा चलते आ रहा है कि चांदी का थाला होगा, चांदी का बर्तन होगा, चांदी का चम्मच होगा, ठीक है ना। अब अगर कोई किसी के घर में चांदी का ऐसा सामान है, बर्तन है, और क्या बोलते हैं सीबीडीटी वाले रेट मार दिया, सीबीडीटी वाले आ गया, देखा कि घर में चांदी का बर्तन है, तो हम लोग बोलेंगे ना हम लोग सर मुगल घराने से आए हैं, है ना। हम लोगों के टाइम में दादा परदादा चांदी के बर्तन में खाते थे सर, इसलिए हम भी वही परंपरा चालू कर रहे हैं, माने हम लोग वो लेगेसी लेते आ रहे हैं, हाँ, और माने उसको हम लोग यूज कर रहे हैं, हम लोग भी खाना खा रहे हैं वैसे, ठीक है ना। इसलिए ये कैपिटल एसेट नहीं होना चाहिए क्योंकि ये पर्सनल इफेक्ट है, हम लोग रोज खा रहे हैं, ठीक है ना। मान लो घर में 3 जन है, घर में 3 जन है, तो वो लोग बोलेगा सर परमिसिबल लिमिट के ऊपर अगर तुम्हारे घर में चांदी का बर्तन है तो वो कैपिटल परमिसिबल लिमिट के ऊपर है तो कैपिटल एसेट है, परमिसिबल लिमिट के अंदर है तो वो कैपिटल एसेट नहीं है। तो मैं बोला परमिसिबल लिमिट का मतलब क्या है, वो बोल रहा है खाना कितना बार खाया जाता है। मैं सोचा अच्छा ज्यादा बोलूंगा तो बेहतर होगा, सर मैं 10 बार खाना खाता हूँ सर, 10 बार खाना खाता हूँ। बोला खाना खाने का भी एक परमिसिबल लिमिट है, खाना खाने का भी एक परमिसिबल लिमिट है, 2 बार खाया जाता है सर। हाँ सर, एक लंच होता है एक डिनर होता है, एक लंच होता है एक डिनर होता है। ब्रेकफास्ट जो है अभी टैक्स में उसको खाने का माने उसके अंदर इंक्लूड नहीं है, सॉरी टू से, ब्रेकफास्ट जो है वो खाने का अंदर इंक्लूड नहीं है एज पर लॉ, ठीक है ना, टैक्स के हिसाब से नहीं है। अच्छा सर टैक्स के हिसाब से, टैक्स के तो अंदर मेरा क्या बोलते हैं जो फैमिली है, फैमिली का भी डेफिनेशन दिया हुआ है, हम लोग का रिलेटिव का भी तो डेफिनेशन दिया है। रिलेटिव के अंदर बहुत कुछ लोगों को बाहर भी निकाला गया है, क्या हम लोग उसको रिलेटिव नहीं मानते हैं ना। आता है तो दरवाजा खोलते हैं, खाना वाना देते हैं, है कि नहीं। अगर टैक्स का ही सुनने जाए तो वो लोग आएगा तुम लोग मेरे रिलेटिव नहीं हो, बाहर जाओ, ऐसा थोड़ी करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं हम लोग, है ना। तो वही बात है, तो 2 बार का लिमिट दिया है, तो 3 जन खाना खा रहे हैं तो पर हेड अगर दो बार खाना खाना है तो 3 दूनी 6 गो बर्तन होना चाहिए, मतलब थाला होना चाहिए, 6 गो बाटी होना चाहिए, 6 गो ग्लास होना चाहिए, 6 गो चम्मच होना चाहिए, ऐसा करके 6 सेट होना चाहिए तुम्हारे पास, ठीक है ना। और अगर तुम्हारे पास 20 सेट है तो 20 माइनस 6, तो जितना बच रहा है 14 सेट, वो तुम्हारा कैपिटल एसेट है। क्या इतना डिटेल में तुम्हें लग रहा है कि बुक में होगा? नहीं होना चाहिए ना। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, बोल रहा है सिल्वर यूटेंसिल्स हेल्ड फॉर डेली यूज इज नॉट कैपिटल एसेट। अच्छा सही बोला है सर, डेली यूज के लिए जो
सिल्वर यूटेंसिल्स हम लोग यूज कर रहे हैं वो कैपिटल एसेट तो है ही नहीं, क्योंकि परमिसिबल लिमिट के अंदर है, डेली यूज हो रहा है, तो वो कैपिटल एसेट नहीं है। परमिसिबल लिमिट के ऊपर चला जाएगा तो वो कैपिटल एसेट बन जाएगा। हालांकि यहाँ से कभी क्वेश्चन नहीं बना है, इसके ऊपर एक केस भी हुआ था सर, जयंतीलाल शाह वर्सेस CIT का एक केस हुआ था सर। नेक्स्ट 4 नंबर, हाउस होल्ड फर्नीचर एडेड विथ प्रीसियस मेटल। सर हाउस होल्ड फर्नीचर तो कैपिटल एसेट नहीं है, लेकिन हाउस होल्ड फर्नीचर के अंदर कुछ प्रेसियस मेटल लगा हुआ है सर, प्रेसियस मेटल लगा हुआ है, मतलब मूल्यवान 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 क्या बोलेंगे मेटल को, मेटल धातु मूल्यवान धातु, हाँ मूल्यवान धातु लगा हुआ है, तो वो कैपिटल एसेट हो गया सर, क्योंकि वो ज्वेलरी के अंदर आ गया। ठीक है, अच्छा उसके बाद सर रूट परमिट तो कैपिटल एसेट है ही सर, और सर क्या बोला, गोल्ड गुडविल, अच्छा गुडविल ऑफ द कंपनी सर कैपिटल एसेट है ही, है ना, कैपिटल एसेट है ही। चलो ऐसे एग्जांपल नंबर 5 पर लेना, उतना कुछ खास नहीं है। एग्जांपल नंबर 6 देखो, बहुत बढ़िया है। कब तक हम लोग शॉर्ट टर्म बोलेंगे, किसके बाद इसको लॉन्ग टर्म बोलेंगे। देखो इक्विटी शेयर है, इक्विटी शेयर 24, अच्छा इक्विटी शेयर नॉन लिस्टेड है, 24 महीने से ऊपर गया तो लॉन्ग टर्म, 24 महीने से कम गया तो शॉर्ट टर्म। देखो 25 महीना है तो क्या हो जाएगा सर, लॉन्ग टर्म हो जाएगा। सर लैंड जो बोल रहा है, जमीन बोला 36 महीना, सर 36 महीना से ऊपर जाएगा तो शॉर्ट टर्म, सॉरी लॉन्ग टर्म, 36 महीने से कम जाएगा तो शॉर्ट टर्म। बोल रहा है एग्जैक्ट 36 महीना, एग्जैक्ट 36 महीना तो लॉन्ग टर्म ही मान लेंगे ना, 36 महीने से कम रहेगा तो शॉर्ट टर्म, 36 महीने से ज्यादा रहेगा तो लॉन्ग टर्म बन जाएगा। सर रेसिडेंशियल बिल्डिंग 45 महीना तो लॉन्ग टर्म बन गया ना सर, 36 महीने का नियम था। उसके बाद बोल रहा है हर ऑफिसकार बोल रहा है 35 महीना, ऑफिसकार 35 महीना बोल रहा है, 35 महीना है क्या, ऑफिस का कार है, बिजनेस यूज में लग रहा है तो कैपिटल एसेट तो है ना, कैपिटल एसेट तो है। 35 महीने का हिसाब नहीं है तो कोई, अच्छा 36 महीना होना चाहिए था, अच्छा 35 महीना, एक महीना कम है, ओ अच्छा हाँ 35 महीना है, मतलब 36 महीने से कम है, वो क्या बन जाएगा, शॉर्ट टर्म बन जाएगा। ऊपर में देखो रूरल एग्रो लैंड, अच्छा रूरल एग्रो मतलब क्या है बोलो तो, एग्रीकल्चरल, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड। अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो कैपिटल एसेट है, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड कैपिटल एसेट तो है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट पर्सनल कार तो कैपिटल एसेट है ही नहीं, पर्सनल कार कैपिटल एसेट तो है ही नहीं, तो मंथ का देख के क्या फायदा, है ना। नेक्स्ट आ जाओ, 7 नंबर एग्जांपल देख लो, बहुत बढ़िया बोला है। एक्स परचेज है हाउस प्रॉपर्टी परचेज किया है 1 अप्रैल 2022 में, ट्रांसफर किया है 15 जून 2024 में। तुम्हें देखना पड़ेगा मिडिल में कितना महीना उसके पास था, 1 अप्रैल 2022 से 31, अच्छा थोड़ा सा लिख के बताते हैं सर, थोड़ा सा लिख के बताते हैं। 1 अप्रैल 2022, 1 अप्रैल 2022 से लेके सर 31/3/2023 तुम्हारा क्या हो गया, 1 साल हो गया, 1 साल मतलब 12 महीना हो गया। उसके बाद 1/4/2023 से लेके 1/4/2023 से लेके नेक्स्ट दिन से लेके तुम्हारा 15 जून, मतलब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, अच्छा 31 मार्च तक, 31 मार्च 2024 तक तो तुम्हारा हो गया फिर 1 साल, मतलब 12 महीना हो गया, 12-12-24 हो गया। उसके बाद फिर से 1/4 से लेके 1/4/24 से लेके तुम्हें देखना है कब तक, कहाँ गया, 15 जून, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, मतलब 15/6 मतलब 14 तारीख तक देखना होता है सर, 14 तारीख तक तुम्हें देखना पड़ेगा। तो 14/4/24 तक देखो ना कितना महीना हो रहा है, 14/4 क्यों, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, 14/6 तक देखना पड़ेगा, 14/6 तक, 14/6 तक देखना पड़ेगा, 14/6/2024 कितना आ रहा है बोलो, अप्रैल में 2 महीना, 2.5 महीना, 2.5। अब सोच के बताओ, इधर 12 हो गया, इधर 12 हो गया, 12-12-24, 24, 25, 26, 26.5, 26.5 महीना, 24 महीने के ऊपर हो गया तो लॉन्ग टर्म बन गया सर, लॉन्ग टर्म बन गया, हाउस प्रॉपर्टी लॉन्ग टर्म बन गया। देखो ना यहाँ पे दिया हुआ है लॉन्ग टर्म हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे ही करना है तुम्हें सर। नेक्स्ट, वाई परचेज ए लिस्टेड शेयर इन एन इंडियन कंपनी, लिस्टेड शेयर इन एन इंडियन कंपनी बोल रहा है सर,
इंडियन कंपनी का लिस्टेड शेयर कहाँ पर कितना बोले थे, 12 महीने के ऊपर रहेगा लॉन्ग टर्म, 12 महीने के नीचे रहेगा शॉर्ट टर्म, याद है ना सर। देखो ना कब से कब तक उसके पास था सर, था कहाँ पे 31 मार्च 2023 एंड ट्रांसफर किया 30 जून 2024, 31 मार्च से लेके, अच्छा 31 मार्च को छोड़ो ना, एक दिन को हम लोग काउंट कर लेंगे अलग से। तुम ऐसे करो 1/4/2023 से लेके 1/4/2023 से लेके 30 जून 2024, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, 30/6/2024। अच्छा बोलो ना कितना महीना हो रहा है। 1/4/2023 से लेके पहले तो ऐसे कर लो 31/3, हाँ 3.25 कैसे हो रहा है, नहीं 1 साल हो गया तो 31/3/2024 तक हो गया 12 महीना सर, 12 महीना हो गया, प्लस 1/4 से लेके फिर से काउंट करो, 1/4 से लेके 1/4/2024 से लेके 4-5-6 प्लस 3 मंथ हो गया, तो 12 और 3 15 महीना हो गया, 15 महीना हो गया। लिस्टेड था तो 12 महीने का लिमिट था, ये यहाँ पे 15 महीना हो रहा है तो 15 महीने मतलब लॉन्ग टर्म हो गया, ऐसे कैलकुलेशन दिखा जाएगा। ऐसे देखना म्यूचुअल फंड बोला है सर, म्यूचुअल फंड में भी लिमिट था सर 12 महीने का, 1 अगस्त 2023 से लेकर 15 अगस्त 2024 तक, 1 अगस्त मतलब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 1/8 से लेके 1/8 से लेके सर 12 महीने से ऊपर हो गया, 1 अगस्त टू 1 अगस्त ऐसा सोच लो ना, एक साल एक दिन, 1 अगस्त 2023 से 1 अगस्त 2024 तक 1 साल 1 दिन होता है सर, 1 साल 1 दिन होता है, प्लस 14 दिन, तो मतलब 1 साल 15 दिन, 1 साल 15 दिन। लिमिट क्या होता है 12 महीने का, तो लॉन्ग टर्म बन गया ना, है ना। 12 महीना 15 दिन उसके पास था, लिमिट बोल रहा है 12 महीने का, 12 महीने से ऊपर रहेगा तो लॉन्ग टर्म हो जाएगा, तो लॉन्ग टर्म है तो उसके पास, ठीक है। ऐसे थोड़ा देखते रहना। पढ़ाने लायक क्या है बोलो। क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोग चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है थोड़ा पढ़ लेते हैं। बोल रहा है मिस्टर एक्स होल्ड 1000 लिस्टेड इक्विटी शेयर इन ए लिमिटेड सिंस 1 अगस्त 2023 worth ₹6,000. He sold these share for ₹8,000 on 23rd March 2024. तो मतलब पहले तो हमें पोहा निकालना पड़ेगा सर। पोहा कितना आ रहा है 1 अगस्त से, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 1/8/2023 से लेके तुम्हारा 23 मार्च 2024 तक, 23 मार्च 2024 तक सर कितना महीना हुआ, 8 8 9 10 11 12 1 2 मतलब 7 महीना 22 दिन, 7 महीना 22 दिन हो रहा है, ठीक है ना। 7 मंथ हो रहा है, और जिस दिन बेचा है उसके एक दिन पहले तक, तो मतलब 7 महीना और 22 दिन हो रहा है। तो देखो जो लिस्टेड इक्विटी शेयर है वहाँ पे 12 महीना के ज़्यादा हुआ तो लॉन्ग टर्म, 12 महीने से कम हुआ तो शॉर्ट टर्म, तो 7 महीना 22 दिन जो हो रहा है ये शॉर्ट टर्म हो गया, तो पोहा निकल के आ गया शॉर्ट टर्म। तो शॉर्ट टर्म अगर है तो क्या करना है, सेल कितना है, सेल कंसिडरेशन या फिर फुल वैल्यू कंसिडरेशन कितना है, 8,000 है। वहाँ से जस्ट हम लोग क्या माइनस करेंगे, एक्सपेंसेस माइनस करेंगे। क्या एक्सपेंसेस है, ईओटी एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर है क्या, नहीं है। सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है क्या, हाँ सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब कितने में खरीदे थे सर, 8,000 में बेच रहे हो, ठीक है, कितने में खरीदे थे, 6,000 में खरीदे थे, है ना। तो 8,000 से 6,000 माइनस करो, जो 2,000 आ रहा है वो तुम्हारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकल के आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है शेखर दास परचेज सम लिस्टेड शेयर, शेखर दास परचेज सम लिस्टेड शेयर ऑन 21 जनवरी 2020। तो मतलब वो परचेज कब किया है, 21 जनवरी 2020 को परचेज किया है, ठीक है ना। वर्थ ₹10,000, सेल प्रोसीड 13,000 ऑन 16 अगस्त, 16/8/2024 को बेचा,
तो मतलब 2020 को खरीदा है, 2024 को बेच रहा है। देख के पता चल रहा है कि 12 महीने से ऊपर टाइम हो गया है, 12 महीने से ऊपर टाइम हो गया है, तो मतलब लॉन्ग टर्म हो गया है। तो लॉन्ग टर्म हो गया है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देखो बोल रहा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का हम लोग कंप्यूटेशन करेंगे। तो सेल कंसिडरेशन या फुल वैल्यू कंसिडरेशन कितना बोल रहा है, 13,000 है। और उसके बाद बोल रहा है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, क्योंकि कॉस्ट ईओटी तो नहीं है, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर तो है नहीं, तो इसलिए माइनस नहीं किए। अब इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगा। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब कितने में खरीदे थे, 10,000 में खरीदे थे। कितने में खरीदे थे सर, 10,000 में खरीदे थे। जिस साल में खरीदे थे, कौन से साल में खरीदे थे, 2020 में। 2020 में उसका इंडेक्स कितना था, कोई भी चीज का वैल्यू कितना था, 2020 मतलब हो गया 19-20। ये 21/1/2020 कौन से फाइनेंशियल ईयर में है, 19-20 फाइनेंशियल ईयर में है, ठीक है ना। क्योंकि 19-20 का जो फाइनेंशियल ईयर है 1/4/2019 से शुरू हो रहा था, 1/4/2019 से शुरू हो रहा था और खत्म कब होगा, 31/3/2020 में खत्म होगा। उससे पहले ही वो देखो खरीदा था। तो 19-20 का इंडेक्स कितना था, 280। देखो नीचे 280 लिखा हुआ है। और ऊपर कौन से साल में तुम बेचे हो सर, बेचे हो तुम 16/8/2024 को। 16/8/2024 मतलब ये फाइनेंशियल ईयर 24-25 में है, फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में है सर। 2024-25 फाइनेंशियल ईयर कब चालू होता है, 1/4/2024 से चालू हुआ, खत्म कब होगा, 31/3/2025 में जाके। तो 24-25 का इंडेक्स ऊपर आएगा। 24-25 का इंडेक्स देख लो यहाँ पे 363 है। तो मतलब 10,000 में हम लोग खरीदे थे, 10,000 में हम लोग खरीदे थे इंटू जिस साल में हम लोग बेचे उसका इंडेक्स ऊपर 363, और जिस साल में हम लोग खरीदे हैं उसका इंडेक्स नंबर नीचे मतलब 280 करके देखो यहाँ पे आ रहा है कितना, 12,964 ये आ रहा है ना। तो माइनस करके देख लो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आ रहा है, 36 आ रहा है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आ रहा है, 36 आ रहा है, ठीक है। हो गया काम खत्म। देख लो एक बार, नेक्स्ट बोल रहा है, नेक्स्ट एक बार देख लो। नेक्स्ट जो है मेरा 14 नंबर का क्वेश्चन एक बार देख लो, गोल्ड और शेयर। सर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। मिस्टर मित्रो फर्निश द फॉलोइंग पर्टिकुलर ऑफ हिज कैपिटल एसेट। क्या बोल रहा है, एक गोल्ड है एक शेयर है। सर गोल्ड भी कैपिटल एसेट है, शेयर भी कैपिटल एसेट है। गोल्ड कब खरीदा है, 15/4/2012 में। कब बेच रहा है, 20/3/2025 में। तो ये लॉन्ग टर्म हो गया सर, देखिए समझ में आ रहा है। शेयर देखो क्या बोल रहा है, 15/4/2024 में खरीदा था और बेच रहा है 8/2/2025। सर 15/4/2024 में खरीदा था तो 14/4/2025 में उसका 1 साल पूरा हो रहा है। देख लो एक बार देख लो, है ना। शेयर जो है खरीदा है कब, 15/4/2024। 1 साल कब होगा सर, 15/4/2024 से लेके 14/4/2025 में जाके 1 साल होगा। उससे पहले ही वो बेच दिया है, तो मतलब 1 साल से कम है। तो मतलब गोल्ड जो है वो लॉन्ग टर्म है सर, गोल्ड जो है वो लॉन्ग टर्म है सर। कहाँ पेन कहाँ गया, हाँ, गोल्ड जो है वो लॉन्ग टर्म है और जो शेयर जो है वो शॉर्ट टर्म बन रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देख लो एक बार, बोल रहा है सर गोल्ड वाला देख लो एक बार। गोल्ड बोल रहा है कि बेच रहा है 6,75,000 में। सर गोल्ड बेच रहा है 6,75,000 में और एक्सपेंसेस नहीं है, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इंडेक्स करना पड़ेगा। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब आईकोआ निकालना पड़ेगा। कितने में खरीदे थे सर, 3.5 लाख में खरीदे थे। तो कल लिखो ना 3.5 लाख, देखो यहाँ पे क्या हुआ है, 3.5 लाख लिखो, 3.5 लाख इंटू बेचे कब हो, 20/3/2025 में, 20/3/2025 में। तो ये कौन से ईयर के अंदर आ रहा है, 24-25 के अंदर आ रहा है। तो 24-25 का इंडेक्स कितना है, 363। तो इंटू 363 डिवाइडेड बाई, खरीदे कब थे, 15/6/2012 में। 15/6/2012 कौन से फाइनेंशियल ईयर में आता है, 12-13 में आता होगा शायद, 12-13 में। 12-13 मतलब 1/4/2012 से शुरू हो रहा है, 31/3/2013 में जाके खत्म होगा। तो 12-13 का इंडेक्स कितना है सर, 12-13 का इंडेक्स दिया हुआ है 200, तो डिवाइडेड बाई 200। सर जिस साल में बेचे हो उस साल का इंडेक्स ऊपर, जिस साल में खरीदे हो उसका इंडेक्स नीचे होता है।
है ना, इनटू जितने में खरीदे हो। तो करके देखो, आ रहा है 4,35,250, माइनस किए तो फटाक से आ गया। और जो शेयर जो है, शेयर तो सर शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म में इंडेक्सेशन नहीं होता है। कितने में बेचे हो? 80,000। कितने में खरीदे हो? सॉरी, कितने में बेचे हो? कितने में बेचे हो? 75,000। अच्छा, कितने में खरीदे थे? 80,000। सर लॉस हो गया, लॉस हो गया। 75,000 में बेचे है, खरीदे हैं 80,000 में। 80,000 में खरीद के 75 में अगर बेच रहा हूं तो ये लॉस है, 5,000 का लॉस है। तो देखो, लॉन्ग टर्म का गेन हुआ, शॉर्ट टर्म में लॉस हुआ, तो आपस में माइनस करके 34,750 रुपया आ गया टैक्सेबल अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन। अगर ये उल्टा होता, मतलब लॉन्ग टर्म में आता लॉस, शॉर्ट टर्म में आता प्रॉफिट, तो क्या सर शॉर्ट टर्म के प्रॉफिट से लॉन्ग टर्म का लॉस माइनस होता? सर अगर मैं कहना चाहता हूं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आया है मान लो पॉजिटिव में 10,000, और लॉन्ग टर्म में लॉस आया है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आया है मान लो कि 20,000, क्या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, सर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस माइनस होता है? हो सकता है क्या माइनस? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ठीक है ना। उस सिचुएशन में ऐसे माइनस करके हम लोग दिखा नहीं सकते थे, ठीक है ना, याद रखना। लॉन्ग टर्म से शॉर्ट टर्म माइनस हो जाएगा, शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म नहीं माइनस होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर तुम्हारा है यहाँ पे 109। बिल्डिंग और शेयर का वही सिस्टम है, थोड़ा थोड़ा करके बता देते हैं, आगे बढ़ते हैं। बिल्डिंग खरीदे हो 3/5/2017 में, बेचे हो 24 में, तो हो गया लॉन्ग टर्म। शेयर खरीदे हो 19 में, बेच रहे हो 24 में, ये भी लॉन्ग टर्म। तो बिल्डिंग का भी इंडेक्स कॉस्ट आएगा, शेयर का भी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगा, है कि नहीं। तो मतलब बिल्डिंग का अगर बोला जाए तो कितने में बेचे हो? सर बेचे हैं हम लोग 7,25,000 में, माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सर कितने में खरीदे थे? 3.5 लाख, इनटू कौन से ईयर में बेचे हो? 21/8/2024, 21/8/2024 मतलब 24-25 का इंडेक्स ऊपर, नीचे कितने में खरीदे, कौन से साल में खरीदे हो? 3/5/2017, 3/5/2017 मतलब 17-18 इंडेक्स 17-18 ईयर में तुम खरीदे हो, तो 17-18 का इंडेक्स नंबर नीचे, सर 24-25 का इंडेक्स नंबर ऊपर, डिवाइडेड बाय 17-18 का इंडेक्स नंबर नीचे। तो मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि 3.5 लाख, 3.5 लाख इंटू 24-25 का इंडेक्स ऊपर, 24-25 का इंडेक्स ऊपर, और नीचे क्या आएगा? नीचे आएगा सर 17-18 का इंडेक्स, 17-18 का इंडेक्स नीचे आ जाएगा, कर लोगे आंसर आ जाएगा। वैसे ही तुम्हारा सर शेयर का है, कितने में बेचे हो? 15,000 में। सर कितने में खरीदे थे? सर 10,000 में, लेकिन लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म है तो एक काम करो, 10,000 इंटू करो, 10,000 इंटू, देखो 10,000 इंटू कौन से साल में तुम खरीदे हो? 19 में, 31/3/2019, तो मतलब कौन सा फाइनेंशियल ईयर? 18-19, 18 शुरू हुआ था 1/4/2018 में, खत्म होगा 31/3/2019 में, 31/3 से पहले तुम बेचे हो, तो मतलब 18-19 में तुम खरीदे थे, तो 18-19 का इंडेक्स नीचे सर, 18-19 का इंडेक्स नीचे, ऊपर में कौन से साल बेचे हो? 2/9/2024, 2/9/2024 मतलब 24-25 हुआ ना, 24-25 हुआ, 1/4/2024 से लेके 31/3/2025 मतलब 24-25 का इंडेक्स नंबर ऊपर, तो लिखो ना 24-25 का इंडेक्स नंबर ऊपर लिख देना, ठीक है। तो हो गया 10,000 इंटू 24-25 का इंडेक्स ऊपर डिवाइड बाय 18-19 का इंडेक्स नीचे, करके देख लेना आ जाएगा। 18-19 का नहीं है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे? 280 जो दिया है वो 18-19 का ही है, लेकिन यहाँ पे क्या बोलते हैं, जो इंडेक्स दिया हुआ है उसमें लिस्ट में नहीं है। ये जो नीचे लिस्ट दिया है 363, 272, 264, इसमें 18-19 का नहीं दिया है, लेकिन 18-19 का ही इंडेक्स से डिवाइड हुआ है। 280 जो है 18-19 का इंडेक्स है। आगे वाला पीछे वाला क्वेश्चन देख लो, वहां पे 18-19 का इंडेक्स मिल जाएगा, 280 है, ठीक है। हाँ दवा तक दिया हुआ रहेगा, कोई टेंशन नहीं है। चलो आगे बढ़ते, 110 नंबर पेज में आ जाए। अच्छा देखो, नेक्स्ट बोल रहा है एग्जांपल नंबर 17 देख लो एक बार। बिल्डिंग है और गोल्ड है। अच्छा ध्यान से एक बार क्वेश्चन देखो। बिल्डिंग है, गोल्ड है। बिल्डिंग कब खरीदे हो? 2012 में। बेच रहे हो कब? 2024 में, लॉन्ग टर्म। गोल्ड 21 में खरीद के 24 में बेच रहे हो, लॉन्ग टर्म। तो बिल्डिंग सेल वैल्यू कितना है? 11 लाख,
माइनस करोगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कितने में खरीदे हो 9 लाख, है ना, 9 लाख इंटू 24-25 का इंडेक्स ऊपर, डिवाइडेड बाय 11-12 का इंडेक्स नीचे करके देखो आ रहा है कितना, 11 लाख का बेचे हो, इंडेक्स करके आ रहा है 17 लाख समथिंग। तो यहाँ पे देखो माइनस में आ गया, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आ गया। और गोल्ड जो बोल रहा है, गोल्ड देखो ना, गोल्ड शॉर्ट टर्म बोल रहा है क्या, गोल्ड डेट ऑफ एक्विजिशन है 1/11/2021, 1/11/2021 है। और ओ सॉरी गोल्ड है तो मैं शेयर, हाँ गोल्ड है तो 3 साल होना चाहिए, 3 साल होना चाहिए। 1/11/2021 से लेके 5/10/2024, 3 साल नहीं हुआ। कैसे नहीं हुआ चलो देख लेते हैं एक बार। 1/11/2024 तो मतलब ये कौन सा ईयर में है, सॉरी 21 सॉरी 1/11/2021 कौन से साल में हुआ, 21 से 22। हाँ तो ये ईयर खत्म हो जाएगा तुम्हारा 31/3/2022 में खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 1/4/2022 से लेके 1/4/2022 से लेके 31/3/2023 तक 1 साल हो गया। और उसके बाद 1/4/2023 से लेके 1/4/2023 से लेके 5/10/2024 तक, मैंने 4/10/2024 तक। सर यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे 1 साल हो रहा है, यहाँ पे भी नहीं हो रहा है, यहाँ पे तो नहीं हो रहा है, यहाँ पे कितना हो रहा है 11 12 1 2 3 मतलब 5 महीना हो रहा है, यहाँ पे 5 महीना हो रहा है। और सर यहाँ पे देख लो 4 से 4 5 6 7 8 9 6 महीना 4 दिन हो रहा है, 6 मंथ 4 डेज हो रहा है, 6 मंथ 4 डे हो रहा है, यहाँ पे 6 मंथ और 4 डे हो रहा है। तो कहने का मतलब हो गया यहाँ पे 12 महीना 12 5 17 17 और 6 कितना हो गया 7 7 14 23 महीना 4 दिन हो रहा है, तो मतलब 24 महीना नहीं हुआ, 24 महीने नहीं हुआ, ठीक है ना। तो गया काम से, तो शॉर्ट टर्म बन गया। सर शॉर्ट टर्म बन गया तो कितने में बेचे हो 7 लाख में, कितने में खरीदे थे 5,85,000 में, माइनस कर लो हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो मैं बोल रहा था लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आया और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आया, क्या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस माइनस होता है, नहीं होता है। इसलिए देखो शॉर्ट टर्म वाला ही टैक्सेबल हुआ, लॉन्ग टर्म वाला को इधर नील कर दिया, मतलब वो जो लॉस हुआ, ये जो लॉस है ना, लॉस को हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे नेक्स्ट ईयर में, नेक्स्ट ईयर में हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे और नेक्स्ट साल में अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा तो वहां से हम लोग ये लॉस को सेट ऑफ मतलब माइनस कर देंगे सर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। तो यहाँ तक रखे क्या, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ हाँ यहाँ तक ही हम लोग रखेंगे अभी छुट्टी। तो यहाँ से हम लोग चालू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, हम लोग 110 नंबर पेज से मीनिंग ऑफ फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन को लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।